तो बच्चों स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। ठीक है, हम लोग सैंपल पेपर 2024-25 को सॉल्व कर रहे हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 16 तक का एक मैं वीडियो आपको पीछे प्रोवाइड कर चुका हूँ। ठीक है, आप उसको सैंपल पेपर फर्स्ट के वीडियो को देख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 से आगे हम लोग सॉल्व करेंगे और किसी वजह से मैं आपको लाइव सोल्यूशन नहीं दे पा रहा हूँ, आप लोगों को मैंने बताया था। लेकिन बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इस सॉल्यूशन को भी अच्छे से समझ पा रहे हैं और सबसे अच्छी बात है आप लोगों का अच्छा रिस्पांस यहाँ पे हमें मिल रहा है। इट मीन्स आपकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो रही हैं, लगातार सॉल्व हो रही हैं। बच्चों अब ये जो नया क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका जो सैंपल पेपर में आपके जो मार्किंग स्कीम वो लोग देते हैं उसका भी उन्होंने सॉल्यूशन गलत दिया है, तो आप उसको मत कॉपी कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जगह मैं देख रहा हूँ कुछ गड़बड़ियां इसके सॉल्यूशन में पाई जा रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन बच्चों क्या है, जरा हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है कि आप प्लेटिनम सरफेस हैविंग वर्क फंक्शन 5.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is illuminated by a monochromatic source of 1.6 into 10 to the power 15 hertz. What will be the minimum wavelength associated with the ejected electrons? Okay. तो बेटा देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, पहले इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक प्लेटिनम है जिसका वर्क फंक्शन अपने को दिया है 5.63 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 5.63 और इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब आप जूल में कन्वर्ट करते हो तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। बच्चों एक बात ध्यान रखना कि वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉनों को इमिट कराने के लिए। ठीक है, दूसरा बच्चों इसमें दिया है कि इस पर एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स से जो है लाइट डाली जा रही है और उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, वो है बच्चों 1.6 इंटू 10 टू द पावर 15 हर्ट्ज। ठीक है, ये हो गई बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो हमसे कह रहे हैं व्हाट विल बी द मिनिमम वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ पे जो मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है वो किसकी निकालनी है? ये वेवलेंथ निकालनी है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की। और इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ होती है वो कौन सी होती है बच्चों, डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है। मैटर वेव की समझो वेवलेंथ पूछी जा रही, और इसका फार्मूला होता है लैम्डा बराबर एच अपान एम वी। ठीक है, या एच अपान पी कहते थे ना, या अगर काइनेटिक एनर्जी के टर्म में इसका आंसर निकालना है तो एच अपान क्या लिखते थे बच्चों, 2 km, जहाँ के क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होती है। तो बच्चों अपने को ये वाला फार्मूला यूज करना है कि लैम्डा इक्वल टू एच अपान रूट 2 km। तो इसके लिए हमको पहले के की जरूरत पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी क्या है इलेक्ट्रॉन की। काइनेटिक ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से निकलेगी जो कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। जहां पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फ्रॉम आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्या होता है बेटा, ये होता है जो के मैक्स होता था। क्यों? क्योंकि अब से आपसे पूछा गया मिनिमम वेवलेंथ, तो वेवलेंथ मिनिमम कब होगी, जब भैया ये के क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इस फार्मूले में देखिए, वेवलेंथ मिनिमम कब होगी, जब के क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे आपको के मैक्स निकालना होता है। तो के मैक्स का फार्मूला क्या होता है, ये होता है बेटा एच न्यू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। तो के मैक्स बराबर यहाँ से आ जाएगा, के मैक्स बराबर एच, एच की वैल्यू 6.63, 10 की पावर माइनस 34, न्यू, न्यू की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, सॉरी प्लस का दिया है 15, देखो न्यू दिया ना। ठीक है, और माइनस डब्लू, डब्लू की वैल्यू कितना दिया है बेटा, देखिए डब्लू यहाँ पे लिख दीजिए। डब्लू की वैल्यू है अपने पास, ये डब्लू की वैल्यू है क्या है, 5.63 इंटू 10 टू द पावर
सॉरी इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा, जरा बात करते हैं यहाँ पे। तो देखो सिक्स, यहाँ से देखो 10⁻15 और -34, ये दोनों मिलेंगे, 10 पावर क्या बचेगा -19, यहाँ भी 10⁻−19 है, 1.6 भी कॉमन है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, के मैक्स बराबर 1.6 इंटू 10⁻−19 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा बच्चों 6.63 -5.53। क्यों? क्योंकि 1.6 टू 10⁻−19 यहाँ से क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ से के मैक्स अपने पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों, ये बचेगा 1.6 इंटू 10⁻−19 जूल, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 आ जाएगी ना, देखो 6.63 -5.63, तो इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये 63 है, ये बचेगा 1। ठीक है, तो ये ऐसे आ गया। अच्छा, जब ये के मैक्स अपने पास आ गया बच्चों, ठीक है, ये के मैक्स हम लोगों ने लिख लिया। अब अपने को तो चाहिए भैया लैम्डा मिनिमम, तो ये वाला फार्मूला लगा लो, ये देखो लिखा हुआ है बच्चों। तो क्या फार्मूला लगेगा, देखो ये बचेगा लैम्डा मिनिमम बराबर h/, रूट में, ठीक है, 2 km, के मैक्स वाला रखना, ये के मैक्स जो निकाला हम लोगों ने अभी भी, रख दो बेटा। h की वैल्यू क्या होती है, 6.63, 10⁻−34 अपान रूट में, ठीक है, 2, के की वैल्यू 1.6, 10⁻−19, m, m होता है बच्चों मास, तो यहाँ पे मास किसका रखेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट किया जाएगा। अच्छा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.1 इंटू 10⁻−31। ठीक है, तो लैम्डा मिनिमम की वैल्यू कितनी आएगी बताओ भाई, ये आएगी 6.63। ठीक है, और 10 की पावर कितना है, -34 अपान, देखो रूट में क्या बनेगा, 10⁻−19 और 10⁻−31, ये जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻−25, -50 हो जाएगा। जब इसको रूट से बाहर लेते हो तो पावर आधी हो जाती है, तो 10 पावर क्या बचेगा, माइनस का 25, और रूट के अंदर क्या बचेगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 9.1, जब इनको मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा 29.12। अच्छा, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो अब 10⁻−25 जो नीचे है, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा, पावर प्लस में हो जाएगी, यानी कि बचेगा 6.63, 10⁻−34 अपान, और प्लस का 25, सॉरी, है ना, पावर में ही, -34 प्लस 25 अपान क्या बचेगा, जब इसका रूट लोगे 29.12 का, तो ये रूट आता है अप्रॉक्स 5.4। तो जिसको जब आप सॉल्व करते हो बेटा, तो आपको मिलेगा 1.228। ठीक है, तो ये क्या बचेगा, 1.228 इंटू 10⁻−9 मीटर। हाँ बेटा, तो यही करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना, क्या करेक्ट आंसर है, 1.228 इंटू 10⁻−9 मीटर। इसको बेटा एज इट इज सॉल्व करना है, और इसका सॉल्यूशन बहुत कम जगह सही दिया हुआ है। ठीक है, आंसर क्या आया, 1.228 इंटू 10⁻−9 मीटर। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। थैंक यू। देखिए बच्चों, सैंपल पेपर 2024-25 का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि, और ये क्वेश्चन हमारा 18 का 7 पार्ट है, ध्यान रखना इसमें। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटीज ऑफ द टू सोर्स आर आई। What is the intensity of the light at a point where the path difference between the wave fronts is lambda by 4? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में लैम्डा वेवलेंथ की लाइट जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट वेव इंटरफेरेंस कर रही है। ठीक है बच्चों, इसमें आपसे कह रहे हैं कि अगर कहीं पर पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस को हम लोग किससे लिखते हैं, डेल्टा एक्स से लिखते हैं, और ये लैम्डा बाई 4 है। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं वहां पर नेट इंटेंसिटी क्या होगी। तो जो इंटेंसिटी होती है, ठीक है, अगर हम इसको आई नेट बोल दें, तो नेट इंटेंसिटी का बेटा क्या फार्मूला होता है बताओ। जब दो वेव इंटरफेरेंस करती हैं, तो उसकी नेट इंटेंसिटी का फार्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2
कॉस फाई। तो देखो, इन्होंने कहा कि दो सोर्स हैं और दोनों की इंटेंसिटी जो है वो आई है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि I1 की वैल्यू भी आई है और I2 की वैल्यू भी आई है। तो मतलब दो चीजें पता चल गई, I1 I2। अब मेन बचा क्या हमारे पास, कॉस फाई। इसमें फाई एंगल बचा है। फाई को क्या बोलते थे बेटा, फाई को बोलते थे फेज डिफरेंस। फाई को क्या बोलते हैं, फेज डिफरेंस। अब बच्चों फेज डिफरेंस की अगर वैल्यू पता चल जाए तो यहाँ वैल्यू पुट करके आप आराम से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। फेज डिफरेंस कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो अपने को पता है कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, फेज डिफरेंस बराबर क्या होता है, ये होता है फार्मूला 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। ये रिलेशन है फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस का रिलेशन है। डेल्टा एक्स है पाथ डिफरेंस और फाई है फेज डिफरेंस, ध्यान रखना बच्चों। यानी कि अब हम यहाँ पे बात कर सकते हैं कि फाई इज इक्वल टू 2 पाई अपान लेमडा इंटू डेल्टा एक्स कितना दिया, देखो शुरुआत में दे दिया है, कितना दिया है, लेमडा बाई 4। ठीक है, लेमडा से लेमडा को कैंसिल कर देंगे तो फाई हमारे पास आ जाएगा। क्या निकलेगा बच्चों, ये बचेगा पाई अपान 2। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, पाई अपान 2। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर आई नेट में रख देंगे भाई। तो आई नेट कैसे निकलेगा बेटा, अब देखिए, तो आई नेट इज इक्वल टू यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो लिख देंगे आई नेट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 I2 और कॉस पाई बाई 2। 90 डिग्री है ना, देखो पाई की वैल्यू रख दी। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू बच्चों क्या होती है बताओ, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0। जिसका मतलब आई नेट हमने अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई वन की वैल्यू आई, प्लस आई टू की वैल्यू भी आई, प्लस 2 रूट में आई इंटू कॉस जी 90, कॉस 90 की वैल्यू 0। ये तो पूरा टर्म देखो 0 हो गया ना। तो बचा क्या अपने पास, आई नेट की वैल्यू, ये बचा है आई प्लस आई यानी कि 2i। सो वी कैन से दैट द नेट इंटेंसिटी इज 2i। तो इसमें नेट इंटेंसिटी 2i होगी, ये हमारा आंसर होगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सीबीएसई बोर्ड सैंपल पेपर का नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि, क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि अ प्रोटॉन इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड enters a uniform magnetic field B is equal to 1.5 Tesla. At the entry, velocity vector makes an angle of 30 degree to the direction of the magnetic field. Calculate first the pitch of the helical path described by the charge. Second, the kinetic energy after completing half of the circle. Okay. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि एक प्रोटॉन है, ठीक है, जिसकी स्पीड अपने को दिया है। कितनी स्पीड दिया बेटा, 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि ये इंटर करता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में बी। कितना दिया है, 1.5 टेस्ला। अच्छा ठीक है, अब हमसे कह रहे हैं कि ये जब इंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, ये बच्चों दिया है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट द पिच ऑफ हेलिकल पाथ। अच्छा, तो इसमें ए पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि हमको इसकी पिच बतानी है। इसको पी से लिखेंगे, ये हमको कैलकुलेट करना है। और बी पार्ट में हमसे कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ ऑफ द सर्किल। तो काइनेटिक एनर्जी हमको बतानी है आफ्टर हाफ सर्किल। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पे बात ये करते हैं कि जैसे अगर कोई एक चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए क्यू चार्ज पार्टिकल है, और ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, तो बच्चों तीन कंडीशन पॉसिबल होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों बच्चों अगर पैरेलल हो जाए, दोनों बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए, इस सिचुएशन में लीनियर मोशन करता है चार्ज।
चार्ज कैसा मोशन करता है? लीनियर मोशन करता है, क्योंकि नेट फोर्स ऑन द चार्ज जीरो हो जाता है। सेकंड बात आती है कि अगर जो कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया और चार्ज मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है, तो बेटा जो चार्ज है ना, वो सर्कुलर पाथ में मोशन करता है। कैसा पाथ में मोशन करता है? सर्कुलर पाथ। तीसरा केस आता है कि अगर चार्ज की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, किसी भी एंगल पे है, थीटा पे है, लेकिन ये थीटा ना तो जीरो है और ना तो 90 है, मतलब इनके अलावा कोई भी हो सकता है, 30, 20, 60, 45 कुछ भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में जो चार्ज होता है वो कुछ ऐसे ऐसे मोशन करता है, हेलिकल जैसे स्प्रिंग होती है इस टाइप से, मतलब मोशन करता करता वो मैग्नेटिक फील्ड को पार कर जाता है। तो यहाँ देखो बच्चों, यही केस है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 30 डिग्री से कोई चार्ज पार्टिकल इंटर करता है, मतलब ये लास्ट केस की बात, हेलिकल पाथ की बात हो रही है। जब कोई चार्ज हेलिकल पाथ में मोशन करता है तो उसकी पिच का फार्मूला क्या होता है भाई? तो उसकी पिच का फार्मूला होता है बच्चों 2 पाई mv कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा अपान क्यूबी, ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर बच्चों प्रोटॉन की बात की गई है, तो मास ऑफ प्रोटॉन आपको अप्रोक्स पता होना चाहिए, लगभग 1.7 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। वैसे तो 1.67 होता है, बट कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट ना हो, और वैसे हमारे जो पेपर में शुरुआत में वैल्यू दी भी है, इसलिए हमने इसको यूज कर लिया। ठीक है। क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई के बराबर होता है, तो यानी कि होता है प्लस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अच्छा, तो बच्चों यहाँ पे पिच का अगर हम फार्मूला यूज करते हैं तो कैसे वैल्यू आएगी? देखो, ये फार्मूला आ जाएगा यहाँ से, P इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14 m 1.7 10⁻⁻27, ठीक है। V, V वेलोसिटी कितना है? 2 इंटू 10⁻⁵ कॉस थीटा, तो कॉस 30 हो जाएगा, ठीक है, अपान क्यू, क्यू की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19, अच्छा, इंटू बी, बी कितना दिया देखो 1.5, सारा वैल्यू पुट कर दिया हमने। इसको जरा सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 4 इंटू 3.14, अगर इसको करोगे तो क्या आएगा 12.56 इंटू 1.7, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर, देखो 10 टू द पावर की बात करो, देखो तो माइनस का 27 यहाँ पे दिख रहा है बच्चों, ये देखो सामने 10⁻⁻27 है ना, ये प्लस का 5 भी दिख रहा, बहुत बढ़िया। नीचे है -19, देखो ये नीचे -19 दिख रहा, इसको जब ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? +19 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद कितना हो गया, ये 10 की पावर में हो गया, इंटू cos 30, cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। cos 30 की वैल्यू क्या होती है? तो cos 30 की वैल्यू होती है अपने पास √3/2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.866, बाई √3 की वैल्यू 1.732 अपान 2 करोगे तो ये आ जाएगा, तो यानी कि इसके लिए डायरेक्ट यूज कर लेंगे 0.866 अपान 1.6 इंटू 1.5, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो बचेगा 2.4, ठीक है। अब जब पिच को हम और सॉल्व करेंगे, इस फार्म इन सब कैलकुलेशंस को मल्टीप्लाई डिवाइड आप कर लोगे, तो आपको यहाँ पे मिलेगा लगभग 7.7 इंटू 10⁻⁻³ मीटर, 7.7 10⁻⁻³ मीटर। बच्चों पिच क्या होता है पता है ना? जैसे कोई चार्ज यहाँ से मोशन शुरू किया, एक पूरा चक्कर मारने में, जैसे यहाँ शुरू किया मान लो ऐसे, तो एक पूरा चक्कर मारने में वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इसको हम लोग बोलते हैं पिच, ठीक है। एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पिच। यानी कि पिच यहाँ पे अपने को क्या पता चल गई? ये पता चल गई 7.7 टू 10⁻⁻³ मीटर, बिल्कुल सही है। अब बच्चों बात आती है, उन्होंने पूछा है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर हाफ साइकिल। तो आप एक बात ध्यान रखिए, चाहे वो आफ्टर हाफ साइकिल पूछे, चाहे वो आफ्टर फुल साइकिल पूछे, चाहे वो, ठीक है, 10 साइकिल के बाद पूछे, जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फार्मूला होता है ½ mv², ठीक है। और यही काइनेटिक एनर्जी हमेशा रहेगी, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है,
किसी चार्ज पार्टिकल पर, वो हमेशा वेलोसिटी से परपेंडिकुलर लगता है, तो वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स किसी चार्ज पे हमेशा जीरो रहता है। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो कभी चेंज नहीं होती। तो ध्यान रखना कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं होती। यानी कि जो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी वही बाद तक बनी रहेगी, क्योंकि उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज होने वाला नहीं। यानी कि के बराबर लिख देंगे हाफ एम वी स्क्वायर इंटू एम की वैल्यू 1.7 इंटू 10 to the power -27 और इंटू वी स्क्वायर, है ना। वी कितना है बेटा, वी है 2 इंटू 10 to the power 5। तो जब इसका स्क्वायर करोगे 2 2 जा 4, और 10 की पावर कितना आ जाएगा देखो, 5 का स्क्वायर करोगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ भाई। ये बाई 2 से इसको डिवाइड किया तो कितना बचा, 2 टाइम गया, 2 इंटू 1.7 तो कितना बचेगा 3.4, और 10 की पावर कितना हो गया देखो, माइनस का 27 और प्लस का 10, यानी कि आपके के की वैल्यू आ गई 3.4 इंटू 10 to the power -17 जूल। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी 3.4 इंटू 10 to the power -17 जूल। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। तो काइनेटिक एनर्जी ये आ गई, और पिच बच्चों ये आ गई। इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, सैंपल पेपर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ये है कि P and Q are two identical charged particles, each of mass 4 into 10 to the power -26 kilogram, and the charge 4.8 into 10 to the power -19 coulomb, each moving with the same speed of 2.4 into 10 to the power 5 meter per second as shown in the figure. The two particles are equidistant 0.5 meter from the vertical y-axis. At some instant, a magnetic field B is switched on so that the two particles undergo head-on collision. Okay. Find the direction of the magnetic field and the magnitude of the magnetic field applied in the region. Okay. देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि P और Q, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये P है और ये Q है। ठीक है, कहा जा रहा है ये दो चार्ज पार्टिकल हैं और दोनों का मास अपने को दिया है। ठीक है, कितना दिया है भाई, मास ऑफ P जो है एंड मास ऑफ Q दोनों अपने को दिया है ना। ये कितना दिया बेटा, ये दिया 4 × 10 की पावर -26 किलोग्राम। ठीक है, और कह रहे हैं उनका जो चार्ज है, मतलब दोनों का चार्ज भी सेम है, ध्यान रखना। यानी कि Q ऑफ P एंड Q ऑफ Q बोथ इज इक्वल, एंड इट इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10 to the power -19 कूलम। अपने से कह रहे हैं कि ये दोनों ही सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, मतलब Vp और Vq भी सेम होगा। बिल्कुल सही बात है। ये कितना होगा, ये दिया है 2.4 इंटू 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, और हमसे कह रहे हैं बेटा कि ये दोनों, ठीक है, वाई एक्सिस में एक दूसरे से 0.5 मीटर की डिस्टेंस पर है। ठीक है, वाई एक्सिस है, मतलब ये वाई एक्सिस है, देखो इससे क्या है, इधर भी 0.5 मीटर है और इस साइड भी डिस्टेंस 0.5 मीटर है। अच्छा, और इनके बीच की वर्टिकल डिस्टेंस देखो, ये वाली भी दिया है अपने को। ये डिस्टेंस कितना दिया है बच्चों, ये दिया है 1 मीटर। अब सोचने वाली बात है बेटा, सोचो, क्यू पार्टिकल यहाँ पे है, कुछ ऐसे डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, ये वाई, एक पार्टिकल यहाँ पे है, ये है पी और ये है क्यू। ये डिस्टेंस अपने को कितना दिया है, 0.5 मीटर। ये डिस्टेंस भी अपने को क्या दिया बेटा, यहाँ से 0.5 मीटर। कह रहे ना, दोनों की वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 0.5 मीटर है। ठीक है,
और एक्स एक्सिस से इनकी डिस्टेंस कितनी है बेटा, ये डिस्टेंस दिया अपने को 1 मीटर। हमसे कह रहे हैं ये हेड ऑन कोलिजन करे। अब बेटा देखो समझने वाली बात है, क्यू पार्टिकल किधर आ रहा है, देखो उसके मोशन की डायरेक्शन में बना रहा हूँ, ये देखो ऐसे इधर आ रहा ना, रेड कलर से देखो बनाया, ये इधर आ रहा, ठीक है, वाई एक्सिस की तरफ। इधर भी ये देखो ये इधर आ रहा, ऐसे आ रहा, इस तरफ आ रहा बच्चों, है ना। अब करें ये दोनों हेड ऑन कोलिजन करें, इसके लिए डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो भाई अपने को राइट हैंड रूल मालूम है। राइट हैंड रूल क्या कहता था बच्चों, राइट हैंड पाम रूल, वो कहता था अगर आप फिंगर को स्ट्रेच कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज का मोशन हो इन द डायरेक्शन ऑफ थंब, तो फोर्स लगता था पाम की डायरेक्शन में। यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग ये यूज करेंगे, तो देखो आप राइट हैंड को जरा स्ट्रेच कर लो, स्क्रीन की तरफ स्ट्रेच किया आपने ऐसे, है ना। तो जब स्क्रीन की तरफ आप स्ट्रेच करोगे तो आपको क्या मिल रहा है, देखिए आपका जो चार्ज है, जैसे क्यू वाले पे पहले देखते हैं, है ना। तो चार्ज है, किधर है बच्चों, चार्ज किधर जा रहा है, ये जा रहा है इस क्यू वाले चार्ज में, किधर जा रहा है क्यू वाला पार्टिकल, तो क्यू वाला पार्टिकल जा रहा है बेटा आपका राइट साइड में, है ना। राइट साइड में जा रहा, बिल्कुल सही, तो थंब हो गया राइट साइड में। अब आपकी पाम होनी चाहिए ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें जब फोर्स ऊपर लगेगा, ऐसे लगेगा इधर फोर्स, तभी तो ये ऐसे पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा, है ना। और ऐसे ये भी जब ऐसे ही आएगा, तभी तो यहाँ हेड ऑन कोलिजन करेंगे। यानी कि हेड ऑन कोलिजन करने के लिए अपने को एक बात समझ में आ गई, क्या, कि ये वाला चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पे पहुंचे, तो ये वाला चार्ज पार्टिकल यहाँ से चलता हुआ सर्कुलर पाथ लेता हुआ, क्योंकि अपने को ये तो पता है कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का मोशन सर्कुलर हो जाता है जब परपेंडिकुलर टू द फील्ड होता है, तो यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन हो सकता है। सिंपल सी बात है, इस चार्ज पार्टिकल का सेंटर कहीं यहाँ जाएगा, इस चार्ज पार्टिकल का सेंटर कहीं यहाँ जाएगा, यानी कि ये इसकी रेडियस बन जाएगी। तो रेडियस इसकी भी होनी चाहिए 0.5 मीटर, और इस चार्ज पार्टिकल की भी रेडियस क्या होनी चाहिए, 0.5 मीटर होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, यानी कि रेडियस दोनों चार्ज पार्टिकल की कितनी होनी चाहिए, 0.5 मीटर होनी चाहिए। और बेटा जब ऐसा हम लोग सेट कर रहे थे राइट हैंड को, अब आप फिर से फिंगर ऐसे स्ट्रेच करके देखिए, जब आपने क्यूब पार्टिकल पे पहले आप फोकस कीजिए, ठीक है। आपने क्या किया, राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेच कर लिया, ठीक है। और जब स्ट्रेच करेंगे तो आप देखिए, जब थंब को आपने रखा राइट साइड में, ठीक है, और पाम को रखा कि ऊपर की तरफ फोर्स लगे, तो आपको दिख रहा होगा जो फिंगर है वो आपकी आ रही है इनवर्ड। इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी चाहिए, इनवर्ड चाहिए। इसी तरीके से अगर पी में आप यही चीज सेटिस्फाई करेंगे, भाई पी वाला पार्टिकल किधर जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा, तो जब आप उसको पाम को वैसे ही रखेंगे तो आपको दिखेगा कि इसके लिए भी फिंगर जा रहे हैं इनवर्ड। इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्ड, तो बी किधर होनी चाहिए, टूवर्ड्स इनवर्ड होनी चाहिए, ठीक है, अंदर की तरफ होनी चाहिए। ठीक है भैया, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ हो गई। अब जरा यहाँ पे देखिए बच्चों, अब अपने को क्या बात आ रही है, अब अपने को बात आ रही है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखो अपने को पता चला ना कि पी और क्यू दोनों की जो रेडियस है, चाहे आर पी, ठीक है, और चाहे आर क्यू, ये क्यू वाला पार्टिकल है, ये पी वाला, दोनों की रेडियस कितनी होनी चाहिए, 0.5। बिल्कुल सही। अब बच्चों यहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि रेडियस का फार्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड से, ये होता है एम वी अपान क्यू बी। जब कोई क्यू चार्ज जिसका मास m है, v वेलोसिटी से किसी b मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, तो वो सर्कुलर पाथ ले लेता है। कब सर्कुलर पाथ लेता है, जब v परपेंडिकुलर होता है b के, ठीक है। और जब सर्कुलर पाथ लेता है तो उसकी रेडियस क्या हो जाती है, वो हो जाती है एम वी अपान क्यू बी। हम्म सर्कुलर पाथ ही क्यों लेता है इस सिचुएशन में, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगता है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है इसलिए। अच्छा, तो बेटा यहाँ से आपको बी की वैल्यू निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड आपसे पूछी गई है। तो बी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, ये निकलेगा एम वी अपान क्यू इंटू आर। भाई चाहे आप पी के लिए लगाओ चाहे क्यू के लिए, दोनों के लिए सेम है। चाहे आप पी के लिए लगा लो तो एम पी वी पी क्यू पी इंटू आर कर सकते हैं, या क्यू के लिए भी लगा सकते थे, सेम आंसर आएगा क्योंकि सब कुछ तो सेम दिया ना। एमपी कितना है बेटा, एमपी है 4 × 10⁻⁻26। वीपी कितना है बेटा, वीपी है
2.4 इंटू 10⁵ अपान क्यूपी। क्यूपी कितना है बेटा? यह है 4.8 इंटू 10⁻⁻19। अच्छा, इंटू आरपी। आरपी आप लोगों ने निकाल लिया था, कितना निकला था भाई आरपी? ये है आरपी आपका, ये आरपी है ना, और इधर आर क्यू, वो कितना है? 0.5 मीटर। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? तो भैया ऐसा है कि 2.4 से अगर हम 4.8 को डिवाइड करेंगे, 2 टाइम डिवाइड होगा, इस 2 से इसको हम डिवाइड करेंगे, ये 2 टाइम जाएगा, तो ऊपर आएगा 2 इंटू 10⁻⁻26 और प्लस का 5 है ना, और नीचे देखो 10⁻⁻19 है, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? प्लस का 19। अपान में क्या बचेगा? 0.5। इतना ही तो बचा। अब देखो बच्चों, पॉइंट हटेगा तो क्या होगा? यहाँ जीरो बढ़ेगा, इससे इसको डिवाइड करो, कितना टाइम जाएगा? 4 टाइम। तो बी की वैल्यू हो गई 4 इंटू 10 की पावर कितना बचा बताओ? -26 प्लस 5 कितना बचेगा? माइनस का 21 और प्लस 19, तो यानी कि कितना बचेगा? 10 की पावर -2 बचेगा। देखो, इसको सॉल्व किया तो -21 और प्लस 19 यानी कि माइनस का 2 टेस्ला। सो द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी 4 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? 4 इंटू 10 की पावर -2 टेस्ला होगी। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन versus mass number curve for nuclei is shown in the figure W, X, Y and Z are four nuclei indicated on the curve. Identify which of the following nuclei is most likely to undergo nuclear fission. फिर न्यूक्लियर फ्यूजन। जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, इसको थोड़ा और सा मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए बच्चों, ये कुछ ऐसा अपने को दे दिया है। ठीक है, ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा, ये है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा, और साथ में ये मास नंबर दिया है। अच्छा ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है ये क्या शो करती है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की अगर वैल्यू ज्यादा है, ठीक है, कहीं पर इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब होता है कि वो न्यूक्लियाई मोस्ट स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है। और अगर कहीं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम है, तो हम कहेंगे ये जो एटम है वो लीस्ट स्टेबल है। तो पहले तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अगर किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है तो वो ज्यादा स्टेबल है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है की एनर्जी कम है तो ये कम स्टेबल है। यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो जेड क्या है? लीस्ट स्टेबल है ना, उससे। और वाई क्या है? मोस्ट स्टेबल है, उससे कम स्टेबल एक्स है, उससे कम स्टेबल डब्लू है। पहले को ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज बच्चों, यहाँ पे आपसे कहा गया कि न्यूक्लियर फिजन करने के लिए कौन सा एटम सूटेबल है। तो बच्चों, इसके लिए आपको न्यूक्लियर फिजन की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? जब एक हैवी न्यूक्लियस दो लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, ये क्या है? न्यूक्लियर फिजन है। मतलब एक हैवी न्यूक्लियस का दो लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक होना न्यूक्लियर फिजन है। जैसे आपको एग्जाम्पल में बताया गया होगा कभी कि यूरेनियम ब्रेक हो जाता है बेरियम और क्रिप्टॉन में। कैसे? जब यूरेनियम में एक न्यूट्रॉन आता है तो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करके वो बेरियम क्रिप्टॉन बनाता है, साथ में 3 ठो न्यूट्रॉन और प्रोड्यूस होते हैं, और वो कुछ एनर्जी भी यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। ये तो आपने पढ़ा होगा बच्चों, है ना। जबकि यहाँ पे न्यूक्लियर का एटॉमिक वेट कितना होता है बच्चों? ये होता है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर होता है 92,
और एटॉमिक वेट होता है 235। और बेरियम की अगर मैं बात करता हूँ, तो बेरियम का क्या होता है बच्चों, ये होता है 56 एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक वेट होता है 144। और क्रिप्टॉन की अगर हम बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर 36 होता है, जबकि इसका एटॉमिक वेट 89 होता है। ठीक है। और साथ में ये जो एनर्जी निकलती है लगभग ये 200 MeV की निकलती है। बच्चों, सबसे बड़ी बात है न्यूक्लियर फिजन में एक हैवी न्यूक्लियस दो लाइट न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है, लेकिन आपको पता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है यूरेनियम की, वो कम होती है। ठीक है। और जबकि बेरियम और क्रिप्टॉन की पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है। मतलब न्यूक्लियर फिजन जो होता है उससे क्या होती है, आगे चल के ज्यादा स्टेबल एटम बनते हैं। तो यानी कि न्यूक्लियर फिजन वही कर सकता है जो हैवी न्यूक्लियस हो, और उसके ब्रेक होने से लाइट न्यूक्लियस जो बनेंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो। तो यहाँ पे ऐसा न्यूक्लियस अपने को डब्लू दिख रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि डब्लू इज मोस्ट सुटेबल फॉर न्यूक्लियर फिजन। फिजन करने के लिए डब्लू ज्यादा सुटेबल होगा। आपके मन में आएगा क्यों? क्योंकि जब डब्लू टूटेगा तो एटॉमिक, भाई इसका एटॉमिक वेट कितना है 190, तो टूटेगा कुछ तो बनेगा, मतलब मान लीजिए 90 बन गया, एक 90, सॉरी, एक 90 बन गया, और दूसरा भी जो है वो आपका 100 बन गया। तो 90 यहाँ है, 100 वाला कहीं यहाँ होगा, मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो अगर डब्लू ब्रेक होगा दो पार्ट में तो वो यहाँ पहुंचेगा, और दोनों की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, बढ़ेगी, मतलब ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि डब्लू ज्यादा सूटेबल है किसके लिए, न्यूक्लियर फिजन के लिए। क्यों? क्योंकि डब्लू की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कम है। इसका रीजन भी लिखना है ना, तो रीजन इसका ये होगा, ठीक है, कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ डब्लू इज लेस देन, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एक्स एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वाई। तो डब्लू इसलिए ज्यादा स्टेबल, मतलब अच्छा माना जाएगा न्यूक्लियर फिजन के लिए, क्योंकि एक तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस की कम है, तो ये कम स्टेबल है, तो इसको आसानी से तोड़ा जा सकता है। दूसरी बात, जब ये ब्रेक हो करे होगा तो जो एटम बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल वाले बन जाएंगे। तो ये न्यूक्लियर फिजन की सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये न्यूक्लियर फिजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब बच्चों हम बात करते हैं, हमसे पूछा गया न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, है ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, अच्छा बताओ, पहले तो पता होना चाहिए ना। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियर फ्यूजन की। तो फ्यूजन क्या होता है भाई, सोचो। तो न्यूक्लियर फ्यूजन को हम ये कह सकते हैं कि जब दो लाइट न्यूक्लियाई, ठीक है, जब दो लाइट न्यूक्लियाई कंबाइंड होते हैं, ठीक है, और कंबाइंड होकर एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। जैसे 1H2 से मान लीजिए 1H2 बना, दो ड्यूटेरियम मिल गए, तो इससे क्या बनता है बच्चों, 1H3 बनता है, साथ में 1H1 बनता है, मतलब ट्राइटियम बना, हाइड्रोजन बना, और साथ में 4.03 MeV की एनर्जी निकलती है। ठीक है। अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, फ्यूजन में क्या होता है, कि दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, मतलब उनके कंपैरिजन में थोड़ा लार्ज एटॉमिक मास वाला न्यूक्लियस बन जाता है। और उन जो लार्ज एटॉमिक मास वाला न्यूक्लियस बनता है, ये बात ध्यान रखना कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्यूटेरियम की कम होती है, और जबकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ट्राइटियम की ज्यादा होती है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल बनता है। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ज्यादा है तो मोस्ट स्टेबल है। तो जब छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलेंगे तो मिलने से क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा वाला एटम बनेगा, मतलब कह सकते हो हैवी न्यूक्लियस बनेगा। यानी कि यहाँ पे इसके लिए जेड परफेक्ट होगा। अगर दो ठो जेड कहीं मिल जाए तो क्या होगा भाई, 30 है तुम्हारे पास, 30 का,
तो 30-30 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ज्यादा एटॉमिक नंबर वाला बन सकता है ना, ज्यादा एटॉमिक मास वाला बन सकता है। यानी कि अगर इनमें से अपने को कुछ सिलेक्ट करना हो कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए परफेक्ट रहेगा, तो हम कहेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए जेड परफेक्ट है। क्यों जेड परफेक्ट है? क्योंकि इसका एक तो ये है मतलब लाइट न्यूक्लियाई है। लाइट है तो जब दो न्यूक्लियाई मिलेंगे तो हैवी न्यूक्लियस बनेगा, और उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी ज्यादा होगी जो बनेगा प्रोडक्ट। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जेड परफेक्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एक्स और वाई से कम है। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा कि जेड न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए परफेक्ट है। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 सैंपल पेपर का ये है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन and mass number of the following nuclei are given in the below table। और ये न्यूक्लियाई दिया है, जैसे W न्यूक्लियाई है, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7.5 है, और इसका जो मास नंबर है वो क्या है, 190 है। इधर X न्यूक्लियाई है जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपने को 8 दिया है, और ये इसका मास नंबर 90 है। एक Y आपको न्यूक्लियाई दिया है जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8.5 है, और मास नंबर इसका 60 दिया है। जेड एक न्यूक्लियाई आपको दिया है जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आपको 5 दिया है, और इसका मास नंबर 30 दिया है। हमसे पूछ रहे हैं आइडेंटिफाई which ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियाई इज मोस्ट लाइकली टू अंडरगो न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन, और जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमको ये चार न्यूक्लियाई दिया है WXYZ, और इनका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अपने को गिवन है। बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हमें क्या पता चलता है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ये इंडिकेट करता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। मतलब हम कह सकते हैं कि जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा है, वो न्यूक्लियस उतना ज्यादा स्टेबल होगा। और अगर बाइंडिंग एनर्जी कम है पर न्यूक्लियन की, तो उसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ज्यादा है तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो इंक्रीज होती है, ये ध्यान रखना। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि एक्स, वाई, जेड और डब्ल्यू, इन चारों में से सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या दिया है, वाई का दिया है। मतलब हम कह सकते हैं कि वाई जो है इसमें मोस्ट स्टेबल है। उससे कम स्टेबल यहाँ पे कौन है बेटा, एक्स है। उससे कम स्टेबल कौन है यहाँ पे, डब्लू है। और सबसे कम स्टेबल यहाँ पे कौन है, जेड है। यानी कि अगर स्टेबिलिटी का यहाँ पे हम सीक्वेंस देखते हैं, तो अपने को कुछ इस तरह से मिलेगा कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, वाई। उससे कम स्टेबल एक्स, क्यों, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी सबसे ज्यादा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, जिसकी सबसे कम है वो सबसे कम स्टेबल। तो देखो जेड की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे कम है 5, ये सबसे कम स्टेबल होगा। अच्छा ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं बेटा कि जैसे हमसे कहा गया कि भाई ऐसा है कौन इसमें से न्यूक्लियर फिजन कर सकता है। तो सबसे पहले तो अपने को एक जानकारी होनी चाहिए कि न्यूक्लियर फिजन होता क्या है। हम्म, तो होता क्या है कि जब दो कि कोई एक हैवी न्यूक्लियस दो स्मॉल न्यूक्लियाई में ब्रेक होता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, इसका मतलब जैसे एग्जांपल आपको न्यूक्लियर फिजन का मैं देता हूं, तो बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन। ठीक, तो होता क्या है बच्चों कि जैसे अगर, ठीक है, एक न्यूट्रॉन किसी हैवी न्यूक्लियस मतलब जैसे यूरेनियम पे पड़ता है, तो ये क्या करता है, यूरेनियम को दो न्यूक्लियस में ब्रेक कर देता है। एक बनता है बेरियम, ठीक है, अच्छा, और साथ में बनता है इसके क्रिप्टॉन। ठीक है, ठीक है, और साथ में बनता है तीन न्यूट्रॉन,
और एनर्जी भी निकलती है। होता क्या है बच्चों, न्यूक्लियर फिजन में ये जो यूरेनियम है इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, और जबकि बेरियम क्रिप्टॉन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसकी अपेक्षा थोड़ा ज्यादा होती है। यानी कि न्यूक्लियर फिजन में हैवी न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में ब्रेक होता है, और लेकिन जिनमें ब्रेक होता है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बेसिक बात करते हैं तो यहाँ कुछ ऐसा सबसे ज्यादा एटॉमिक मास वाला कौन सा है भाई, यह है डब्लू। इसका मतलब इसके लिए डब्लू जो है वो सबसे अच्छा रहेगा न्यूक्लियर फिजन के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फिजन के लिए दो क्वालिटी होनी चाहिए। एक तो मास नंबर ज्यादा होना चाहिए, वो है। दूसरा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होनी चाहिए, ताकि ब्रेक होने के बाद जो एटम बनेंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ी ज्यादा हो जाए। तो यहाँ पे देखो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, 7.5। अब अगर मान लो 190 ब्रेक हुआ तो भाई कोई भी दो एटम बनेंगे ना। अब हो सकता है एक 90 का बन जाए, एक 100 का बन जाए। तो 90 वाला बनेगा तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, 8 के आसपास होगी, है ना। जो 100 वाला बनेगा उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो भी 8 के आसपास ही होगी, देखो कहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो डब्लू वाला अगर ब्रेक होगा तो जो एटम बनेंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ी ज्यादा होगी। तो इसीलिए हम कह सकते हैं डब्लू बिल्कुल अच्छा है अपने लिए न्यूक्लियर फिजन के लिए। इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन ये होगा क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो डब्लू की है वो कम है। किससे कम है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एक्स एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वाई। एक्स और वाई से उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है। इसलिए हम कह सकते हैं कि डब्लू बिल्कुल सही है न्यूक्लियर फिजन के लिए। अब हमसे पूछा गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए कौन सही है। देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए हम बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो बेटा ऐसा है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, इसमें दो लाइट न्यूक्लियाई एक दूसरे से कंबाइन होते हैं और कंबाइन होकर हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। जैसे 1h2 और 1h2, यानी कि जो अगर ड्यूटेरियम मिलते हैं तो एक ट्राइटियम बनता है, एक हाइड्रोजन बनता है, साथ में 4.03 MeV की एनर्जी निकलती है। यानी कि जो हम कह सकते हैं कि इस सिचुएशन में दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलते हैं और हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। लेकिन खास बात क्या होती है इसमें भी, जो ये रिएक्टेंट है मतलब ड्यूटेरियम है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होती है, और जो प्रोडक्ट है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाती है, ज्यादा होती है। तो इस काम के लिए यहाँ पे सब हल्का न्यूक्लियस है, हैवी नहीं चाहिए। तो लाइट न्यूक्लियाई कौन सा है जिसका एटॉमिक मास नंबर कम है, 30। और ये जब मिलेगा तो 30 के बाद देखो, अगर मान लो दो 30 वाले मिल जाएं और मान लीजिए सपोज कीजिए ऐसा कि 60 वाला न्यूक्लियस बन जाए, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी, 5 से 8, 8.5 मतलब ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो यही तो होता है कि रिएक्टेंट जो है इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, कम है, और जो प्रोडक्ट बना उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, ज्यादा है। तो ऐसा सब हो सकता है अगर जेड को न्यूक्लियर फ्यूजन करवाया जाए तो। इसका मतलब है हमारे पास जो जेड है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए परफेक्ट है। ठीक है, फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। क्यों परफेक्ट है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ जेड इज लेस, ये कम है। किससे कम है, यह कम है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ एक्स एंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ वाई। एक्स और वाई से क्या है, कम है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जेड की कम होने की वजह से हम कह सकते हैं कि जेड परफेक्ट है न्यूक्लियर फ्यूजन के लिए। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, सैंपल पेपर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A इज कनेक्टेड टू अ DC source under the influence of the electric field set up due to source. The free electrons begins to drift in the opposite direction of the electric field. Okay. Draw the curve showing the dependency of the drift velocity on the relaxation time. Second point है, if the DC source is replaced by the source whose current changes
its magnitude with time such that I is equal to I naught sine 2 pi nu t, where nu is the frequency of the variation of the current. Then determine the average drift velocity of the electron over 1 cycle. ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं बच्चों। बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है। सिलेंड्रिकल कंडक्टर मतलब कुछ ऐसा कंडक्टर एक मान लीजिए, ठीक है, जैसे ये है, मान लीजिए ऐसा कुछ। और कह रहे हैं कि ये जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है, ये कुछ ऐसे एक सोर्स से जुड़ा हुआ, डीसी सोर्स है ना। कह रहे हैं इसकी लेंथ जो है अपनी वो क्या है, एल है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या है, ए, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि चूंकि ये जो एक्सटर्नल सोर्स लगाएंगे तो इसमें एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, हाई से लो की तरफ बिल्कुल हो जाएगी, अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें हो गई, प्रोड्यूस हो गई, बहुत बढ़िया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपको पता है ना, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ा सा हाई वोल्टेज तरफ या आपस में कोलिजन करते करते धीरे धीरे क्या होते हैं, ड्रिफ्ट होने लगते हैं, ऐसे ऐसे कोलिजन करते करते धीरे धीरे क्या होते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं। इस वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव इंड की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो ये पॉजिटिव इंड है, ये नेगेटिव इंड है, इस तरफ क्या हो रहा है, ड्रिफ्ट हो रहा है, बिल्कुल सही बात। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से पॉजिटिव इंड की तरफ जब इलेक्ट्रॉन स्मॉल वेलोसिटी गेन करते हैं जिससे कि वो ड्रिफ्ट करते हैं पॉजिटिव इंड की तरफ, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम वीडी से लिखते हैं। और बच्चों कह रहे हैं कि रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम जानते हैं ना आप क्या होता है, कि आपको पता है ना, दो इलेक्ट्रॉन जो है किसी जब कंडक्टर में होते हैं तो क्या होते हैं, बहुत सारे सारे इलेक्ट्रॉन इधर उधर चलते रहते हैं ना, तो सब आपस में भी कोलिजन करते हैं। और वॉल, ये चारों तरफ से सब एटम में इलेक्ट्रॉन के आपस में भी कोलिजन होते रहते हैं। तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो किसी लगातार, जैसे कि इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ कोलिजन करता है फिर यहाँ कोलिजन करता है, तो दो लगातार कोलिजन में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ को कवर करने में जो टाइम लेता है उस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। मतलब आप समझिए कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे एक बार मान लीजिए यहाँ टकराए, फिर यहाँ सपोज करें किसी एटम से टकराए, फिर यहाँ टकराए, कोई एटम आ रहा होगा ऐसे, उससे यहाँ टकरा गया, ठीक है, एक इधर से आ रहा था उससे यहाँ टकरा, यहाँ से यहाँ के बीच दो लगातार कोलिजन के बीच जो टाइम लगता है इस टाइम को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग लिखते हैं टाउ से, ध्यान रखना। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किससे लिखते हैं, वीडी से। तो बच्चों हमसे पूछा जा रहा है कि वीडी और टाउ कैसे डिपेंडेंट होते हैं। तो भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, जैसे जैसे टाउ अगर कम हो गया तो इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा हो गई, क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से तक जाना है, टाइम कम लगा मतलब स्पीड ज्यादा है। तो वीडी ध्यान रखिए डिपेंड करता है 1/टाउ पे। इसका मतलब अगर वीडी और टाउ का अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो ये ग्राफ बच्चों कुछ इस तरीके से बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का, इस टाइप का कुछ ऐसे बनता है, ठीक है। ये वेरिएशन हो गया वीडी और टाउ के बीच। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट हमसे क्या करें, तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि इफ द डीसी सोर्स इज रिप्लेस्ड, ठीक है, बाय अ सोर्स whose current changes its magnitude with I is equal to I naught sin 2 pi nu t। तो देखिए बच्चों जब करंट ऐसा दिया है कि ये I नॉट साइन 2 पाई न्यू टी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये वेरिएबल करंट हो गई, ये लगातार चेंज होगी। ऐसी करंट को हम लोग क्या कहते थे, अल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। और जब अल्टरनेटिंग करंट किसी वायर पे लगाते हैं, जैसे मान लो यही सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, इस पे हम लगा देते हैं अल्टरनेटिंग करंट, तो क्या होगा बच्चों जरा बताओ मुझे। हम्म अगर आपने यहाँ एसी सोर्स लगा दिया ना, जिससे अल्टरनेटिंग करंट लग रही है, तो पता है क्या होगा, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इस वायर में लगातार बार बार चेंज होगी, है ना, बार बार करंट डायरेक्शन चेंज होगी। और इलेक्ट्रॉन कोई लीनियर मोशन नहीं कर सकता, मतलब एक ड्रिफ्ट मोशन नहीं कर सकता, वो केवल अपनी जगह पे क्या करेगा, वाइब्रेशन ही कर सकता है। तो इस सिचुएशन में क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लगातार बदलती है, तो करंट लगातार सर्किट में बदलती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन कोई मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं ले पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में, ठीक है, एवरेज जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी वो लगभग क्या रहेगी, जीरो रहेगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी जगह केवल वाइब्रेशन परफॉर्म करेगा, मोशन नहीं कर पाएगा।
ठीक है, मतलब एक लीनियर मोशन या कह दो शिफ्टिंग नहीं होगी इलेक्ट्रॉनों की, सीधे बोलो, है ना। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो रहती है। ये हमारा आंसर होगा। इसको फटाफट नोट कर लिए बच्चों।